Hello, friends. Welcome to my YouTube channel on stock updates. Please subscribe to my channel and press the bell button for regular updates. आज हम एनालाइज करेंगे बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड। सो आप देख सकते हैं स्क्रीन। बर्जर पेंट्स का जो मार्केट कैप है वो 76,198 करोड़ है। सो ये मिड कैप कंपनी है। करंट मार्केट प्राइस 784 है। मतलब अगर आप आज इस कंपनी का शेयर परचेज करना चाहेंगे तो ये आपको 784 रुपीज में मिलेगा आज। अगर मैं हाई लो की बात करूं तो ड्यूरिंग द ईयर ये 535 का भी किसी दिन मिल रहा था, प्रोबेबली एक साल पहले, और आज और ये 873 तक के हाई पर भी गया है और आज की डेट में ये 784 में मिल रहा है। अगर मैं कंपनी का स्टॉक प्राइस अर्निंग रेशियो की बात करूं तो ये 90 रुपीज के लगभग है, विच इज ऑन अ क्वाइट हायर साइड। प्राइस अर्निंग रेशियो नॉर्मली ये शो करता है, विच इज द फॉर्मूला इज बेसिकली मार्केट प्राइस पर शेयर, दैट इज 784 डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। सो स्टॉक प्राइस अर्निंग रेशियो अगर ज्यादा है, सो उसके दो में से एक रीजन हो सकता है कि उसकी प्राइस ज्यादा है, करंट प्राइस, या फिर अर्निंग पर शेयर कम है। सो इफ स्टॉक प्राइस अर्निंग रेशियो ही कंसिडर किया जाए तो ये कंपनी, हम कह सकते हैं कि इसका शेयर काफी महंगा है। बट प्राइस अर्निंग रेशियो इज नॉट द ओनली फैक्टर, और हम ऐसा कह सकते हैं कि करंट प्राइस जो है, अगर दूसरे फैक्टर्स अच्छे हैं तो ये प्राइस आगे भी बढ़ेगी, एंड दैट इज व्हाट द एन इन्वेस्टर वांट्स। कंपनी का जो बुक वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू है, वो 34.8 रुपीज है। डिविडेंड यील्ड जो है वो 0.36% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 27.3%, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। रिटर्न ऑन इक्विटी इज 23.8%। रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब होता है बेसिकली रिटर्न्स जो कि इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है। So the comparison is between profit after tax and preference dividend, that is the numerator, and the denominator is the equity share capital. So जितना ज्यादा ये रिटर्न ऑन इक्विटी होगा उतना अच्छा है। कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है, इट इज अबाउट 23%, विच इज फेयर इनफ। कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो 1 रुपए शेयर का। So इसका मतलब है कि 1 रुपए का शेयर जो है आज की डेट में 784 रुपीज में चल रहा है। So this was some basic information about Berger Paints Limited. अगर मैं इस कंपनी के शेयर की बात करूं तो ये जो शेयर है कभी 562 रुपीज का भी मिल रहा था। आज से लगभग एक साल पहले, सितंबर 2020 की इंफॉर्मेशन है ये। धीरे धीरे ये प्राइस इंक्रीज होते जा रहा है, एंड द सेम इज इन लाइन विद द बुलिश रन इन द एनएससी एंड बीएससी स्टॉक एक्सचेंज। सो अगर आप देखेंगे तो प्राइस इंक्रीज होते जा रहा है, और 600 से 700 हुआ, कभी ये 800 भी रहा है। ओके, 800 भी रहा है, and then now it has again decreased as of now to 784. So कंपनी का अगर मैं ये प्राइस ट्रेजेक्टरी देखूं तो काफी अच्छी है, इट इज ऑन अ हायर साइड। अच्छा, इस कंपनी के क्या प्रॉन्स है और क्या कॉन्स है, मतलब कि कंपनी किस बात में अच्छी है, पॉजिटिविटी क्या है, एडवांटेज क्या है। तो कंपनी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाला क्वार्टर कंपनी का अच्छा होगा, एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सो कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव अ गुड क्वार्टर। देन कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट। सो डिविडेंड भी अच्छा है, मतलब कंपनी अगर 100 रुपए कमाती है तो उसमें से 35 रुपए अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड दे देती है। 35.86 इज द डिविडेंड पे आउट रेशियो। व्हाट इज द डिसएडवांटेज? तो डिसएडवांटेज के बारे में ये बोलते हैं कि भाई बेसिकली the stock is trading on a very higher side, that is it is 22.56% of the book value. Now what does it mean basically? अगर आप यहाँ देखेंगे, मार्केट प्राइस है 784 और बुक वैल्यू है इसकी 35 रुपीज करीब। सो अगर मैं 784 डिवाइडेड बाय 35 करूं, 34.8 करूं, सो ये आता है 22.56। सो ये कहना चाहते हैं कि एज कंपेयर टू द बुक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर, मार्केट प्राइस बहुत ज्यादा है। एंड और वही मैं आपको यहाँ पर पी रेशियो के थ्रू भी एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था कि मार्केट प्राइस कंपनी का ज्यादा है एज कंपेयर टू अर्निंग पर शेयर। कंपनी का जो सेल्स है वो ग्रोथ तो है, लेकिन जो पिछले 5 साल से जो ग्रोथ है वो इतना ज्यादा नहीं है। सो इट इज अबाउट 10% ग्रोथ।
डेटर्स डेज जो है ये इंक्रीज हुए हैं, ये अच्छी साइन नहीं है। डेटर्स डेज का मतलब होता है कि बर्जर पेंट्स जो कंपनी है उसने अपने डेटर्स को, कस्टमर्स को सेल किया, उधार बेचा, और जो पैसा मिलने में जो टाइम लगा, दैट इज, पहले लगता था 45 डेज, अब लग रहा है 54 डेज। सो दिस इज नॉट एक्चुअली अ गुड साइन, क्योंकि आपका यहाँ पर वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो रहा है। लेकिन सीइंग द कंडीशन इन द मार्केट, अगर कंपैरिजन करना चाहिए कंपनी के क्रेडिटर्स डेज से भी, अगर क्रेडिटर्स डेज भी अगर कंपल्सरीली बढ़ रहे हैं, देन दैट इज फाइन। हम कह सकते हैं कि ओवरऑल मार्केट में ही डेट पीरियड इंक्रीज हुआ है ड्यू टू ऑब्वियस रीजन ऑफ कोविड। अगर मैं पीयर कंपैरिजन की बात करूं, तो पीयर कंपैरिजन मतलब कि हम ऐसी कंपनीज के बारे में डिस्कस करेंगे जो बेसिकली बर्जर पेंट से रिलेटेड है या उनके कंपटीटर है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली एशियन पेंट्स, काफी बड़ी कंपनी है। अगर आप देखेंगे इसका मार्केट कैप लगभग 3 लाख करोड़ का है। सो एज कंपेयर टू दैट बर्जर पेंट्स लगभग 1/3 है, इसका मार्केट कैप 76,000 करोड़ का है। पी रेशियो लगभग लगभग सेम है। सो दिस शोज कि भाई इस इंडस्ट्री में, पेंट से रिलेटेड इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंट एंड सेलिंग ऑफ पेंट से रिलेटेड इंडस्ट्री में ये पी रेशियो चल रहा है। एशियन पेंट इज 83 एंड नियर अबाउट इज बर्जर पेंट दैट इज 90। सो दैट इज फाइन। अगर आप देखेंगे नीचे एक कंपनी है इंडिगो पेंट्स, जो काफी छोटी कंपनी भी है, मार्केट कैप सिर्फ 1,23,000 का है, उसका पी रेशियो 166 है। सो ये तो बर्जर पेंट से भी ज्यादा है। So we can say that overall P ratio is normally considered on an average की भाई 30 अगर है, 30 तो ये अच्छा है। लेकिन अगर ओवरऑल इंडस्ट्री में पी रेशियो ज्यादा है तो देन वी शुड कंसिडर कि हम दूसरे क्रेडेंशियल्स भी देखें, कंपनी के सेल्स हैं, उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसा हो रहा है, उनका डेट इक्विटी रेशियो क्या है। सो ये सब भी देखना जरूरी है। सो लेट्स चेक द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे तो return on capital employed in the case of Asian Paints is a bit higher, that is a good sign. Berger Paint में 27% है, ये भी कुछ कम नहीं है, right? So these are the two companies which are doing really good. Others अगर आप देखेंगे तो return on capital employed इनसे सबका कम है। So when I say return on capital employed, तो इसका मतलब क्या होता है? So we normally compare profit before interest and before profit before tax and before interest, है ना। सो टैक्स देने से पहले और इंटरेस्ट देने से पहले का जो प्रॉफिट है उसको हम कंपेयर करते हैं हमारा जो कैपिटल एम्प्लॉयड है। सो कैपिटल एम्प्लॉयड, that is the denominator is comprised of shareholders fund, that is equity share capital, preferential capital and reserves and surplus, and other thing is long term debts like debentures and bank loans. सो ये टोटल हम कंपेयर करते हैं कि भाई रिटर्न कितना आया, जो पैसा लगाया, पैसा किसने लगाया, शेयर होल्डर ने लगाया, प्लस आउटसाइडर पार्टीज लाइक डिबेंचर होल्डर्स एंड बैंक ने लगाया। सो नॉर्मली कंपनी ने 27% का रिजल्ट दिया है, रिटर्न दिया है। सो दैट इज नॉट अ स्मॉल परसेंटेज, इट इज क्वाइट फेयर इनफ, क्वाइट गुड। सो नाउ कमिंग टू द क्वार्टरली रिजल्ट्स। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर हम देखें, सितंबर 2018 से लेकर जून 2021 के पीरियड के दिए हुए हैं। लेट अस व्हेन वी थिंक अबाउट क्वार्टरली रिजल्ट, तो हम लास्ट 3 क्वार्टर देख लेते हैं, 3 या 4 क्वार्टर। सो अगर आप सेल्स देखेंगे तो कंपनी का सेल्स जो है ये सितंबर 20 में 1743 करोड़ था, जो कि इंक्रीज हुआ 2118 करोड़ से, देन अगेन इंक्रीज टू 2026 करोड़, and then a bit of dip from 2026 to 1798 due to obvious reasons कि अगर अप्रैल मई में कुछ इंडिया के काफी शहरों में लॉकडाउन था, so that may be the reason that sales are decreased for the first quarter of 2021, that is April, May and June. Now अगर मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करूं, सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी सेल्स की लाइन में है, 334 करोड़, देन इंक्रीज टू 415, बट देन इन द लास्ट क्वार्टर इट हैज रिड्यूस्ड एंड फर्दर रिड्यूस्ड इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021, राइट। बट डेफिनेटली मेकिंग अ प्रॉफिट, इवन दो अभी सिचुएशन अच्छा नहीं है, कोविड इंपैक्टेड सिचुएशन है, उसके बावजूद भी कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा कमा रही है। जब मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करता हूं तो इसका मतलब होता है कंपनी अपना जो मेन बिजनेस है ना, जो चीज में वो डील करते हैं उससे कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं। सो अगर मैं बर्जर पेंट्स की बात करूं तो इनका मेन बिजनेस क्या है? सो इनका मेन बिजनेस है Berger Paint India is engaged in the manufacture and selling of paints.
ठीक है। सो ये पेंट बनाते हैं अलग अलग तरह के। इसके साथ ही अगर आप ये एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे, सो यू विल फाइंड कि कंपनी ने डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ऑफ द कंट्री एंड ओवरऑल वर्ल्ड, कोविड इम्पैक्टेड सिचुएशन है, तो दे हैव आल्सो स्टार्टेड मेकिंग सैनिटाइजर्स, राइट। सो सिंस ए केमिकल इंडस्ट्री है, पेंट्स भी केमिकल से बनता है, सो दे हैव आल्सो स्टार्टेड लीवरेजिंग ऑन अदर प्रोडक्ट्स लाइक सैनिटाइजर्स, ताकि उनका सेल्स डिप ना हो। So that is a good sign basically. Yeah. So operating profit अगर अच्छा है तो कंपनी अच्छा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा नहीं है तो वी हैव टू थिंक ट्वाइस बिफोर परचेजिंग और बिफोर इन्वेस्टिंग इन सच टाइप ऑफ कंपनीज, राइट। सो अगर आप मार्जिन की बात करें तो इफ यू कैन सी द लास्ट 4 क्वार्टर्स, द मार्जिन इज लगभग 13 से लेके 19-20% तक है, ठीक है। सो सेल्स अगर 100 रुपए का है तो इनका ऑपरेटिंग मार्जिन 13 से लेके 20 रुपए तक है, सो दैट इज अ गुड साइन। अदर इनकम मतलब कि अगर इस कंपनी ने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स में, म्यूचुअल फंड्स में, वहां से जो डिविडेंड और इंटरेस्ट मिल रहा है, दैट इज अदर इनकम। लेस इंटरेस्ट पेड एंड डेप्रिसिएशन डिडक्टेड, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है, एंड टैक्स लगभग 30% इंडिया में टैक्स रेट होता है। सो टैक्स माइनस करने के बाद नेट प्रॉफिट आ रहा है। सो अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे, सो लास्ट 4 क्वार्टर्स के देखते हैं, तो लास्ट 4 क्वार्टर में नेट प्रॉफिट काफी अच्छा है एज कम्पेयर टू प्रीवियस क्वार्टर्स। So 221, then 275, 209. अभी फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021 में कम हुआ है in line with decrease in sales. Yeah. Otherwise making a good profit of 26% approx. Okay. So sorry. Net profit is, it is not in percentage, but in absolute terms, it is doing good, making continuous profits. अर्निंग पर शेयर की बात करूं तो अर्निंग पर शेयर क्या होता है? अर्निंग पर शेयर मतलब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। सो अर्निंग पर शेयर जो है, इट इज इन द रेंज ऑफ 2.25 2.27 to 2.83, reduced in the last quarter to 1.45. सो कंपनी प्रॉफिट बना रही है, दिस इज द पंच लाइन। अगर मैं क्वार्टरली की जगह में ईयरली फिगर्स पे फोकस करूं, सो आप देख सकते हैं कि जो सेल्स है ये कंटिन्यूअसली ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पर है। सो मार्च 2010 में कंपनी का जो प्रॉफिट था, सेल्स था, वो 1829 करोड़ था। नाउ स्लाइटली इंक्रीजिंग टू 2263, 2846, 3200, 3700, 4100. And as of now, if you see the last audited financials shows that इनका सेल्स है 6818 करोड़ इन मार्च 21, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2021 का। और लास्ट 12 मंथ्स टीटीएम मतलब कि लास्ट 12 मंथ्स, सो लास्ट 12 मंथ में इनका जो प्रॉफिट है, इट इज बेटर, फार बेटर। सो ये इनफैक्ट ये जो है, ये दिस इज द हाईएस्ट सेल्स रिकॉर्डेड बाय द कंपनी टिल डेट, 7685 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन लाइन विद सेल्स इंक्रीज ही हो रहा है, 807 करोड़ इन मार्च 18, मार्च 19 935 करोड़, देन 1053 करोड़, 1182, and now it is expected that it will be 1321 crores. So this is operating profit is on a higher side and it is in a growth trajectory. अगर आप परसेंटेज वाइज देखेंगे तो 15 से 17% आपका ऑपरेटिंग मार्जिन प्रॉफिट है, राइट। टैक्सेस अगर आप देखेंगे, आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर आप देखेंगे तो इट इज मार्च 17 से देख लेते हैं। सो 474 करोड़, 461 करोड़, 494 करोड़, तो ये 400 की रेंज, 400-500 की रेंज में चल रहा था। मार्च 20 में अच्छा जंप किया, 658 करोड़, देन 720 करोड़ इन नेक्स्ट ईयर, एंड नाउ इट इज 845 करोड़ लास्ट 12 मंथ्स रिजल्ट्स। सो द कंपनी इज डूइंग फेयरली गुड। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है ये काफी अच्छा इंक्रीज हो रहा है, राइट। नाउ अर्निंग पर शेयर भी देखेंगे तो ये 5 रुपीज, देन 6 रुपीज, देन 7 रुपीज, एंड नाउ इट इज 8.7 पर शेयर। सो अर्निंग पर शेयर इज गुड। नाउ डिविडेंड पे आउट का मतलब है कि कितना डिविडेंड पे किया है, जितना कमाया, 100 रुपए कमाया तो लास्ट ईयर मार्च 2021 में उन्होंने 38% डिविडेंड पे किया है, और बाकी का जो है वो रिजर्व्स में ट्रांसफर कर दिया, right? So dividend payout of anything more than 25% is good. So for the last 4-5 years they are regularly making dividend payout of more than 30%. That is a good sign. Now think about sales growth. तो पिछले 10 सालों में उनका जो कंपाउंडेड सेल ग्रोथ हुआ है साल दर साल, वो 12% हुआ है,
और अगर आप ये लास्ट 12 मंथ्स का देखेंगे तो इट इज 38% ग्रोथ, सो एक्सेप्शनली गुड। इन केस ऑफ प्रॉफिट अगर आप देखेंगे लास्ट 10 ईयर्स का, तो ये 17% के लगभग है ना। बट लास्ट 12 मंथ्स का इट इज द ग्रोथ ऑफ प्रॉफिट इज 70% हाई, दैट्स गुड। रिटर्न ऑन इक्विटी, इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो है लगभग लगभग 24-25% का बेनिफिट मिलता है, 24%, है ना। सो दिस इज अ गुड साइन दैट कंपनी इज रेगुलरली मेकिंग प्रॉफिट, अर्निंग पर शेयर इज गुड, एंड दे आर पेइंग डिविडेंड ऑन अ रेगुलर बेसिस। नाउ कम टू द बैलेंस शीट पार्ट। अगर आप कंपनी का बैलेंस शीट देखेंगे तो इनका जो शेयर कैपिटल है ये 69 करोड़ था टिल मार्च 16। इसके बाद इन्होंने कंपनी ने शेयर्स इशू किए होंगे, सो इट हैज इंक्रीज फ्रॉम 69 टू 97 करोड़, राइट। रिजर्व्स देखिएगा, सिंस कंपनी रेगुलर प्रॉफिट बना रही है तो रिजर्व्स जो है ये कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, राइट, क्योंकि जो भी डिविडेंड पे आउट किया उसके बाद जो भी बचता है इट इज ट्रांसफर्ड टू रिजर्व्स, सो it is on a good sign. So share capital plus reserves makes your shareholders funds, right? And then borrowings is what it is, external borrowings जिस पर आप इंटरेस्ट पे करते हो। So borrowings अगर आप देखेंगे तो ये ये बैलेंस्ड होना चाहिए। borrowings अगर बहुत ज्यादा है वो भी अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें फिक्स इंटरेस्ट कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। लेकिन अगर आप बहुत कम भी अगर borrowing ले रहे हैं, so that is also not good, because आप फाइनेंशियल लीवरेज का बेनिफिट नहीं उठा रहे हो, राइट, यू आर नॉट टेकिंग फाइनेंशियल लीवरेज। सो अगर आप देखेंगे कंपनी का, तो जैसे जैसे कंपनी ग्रो हो रही है कंपनी के बोरिंग्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, राइट। सो हमें करना क्या चाहिए, वी शुड फाइंड आउट अ डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो क्या होता है, बेसिकली डेट मतलब बोरिंग्स डिवाइडेड बाय इक्विटी, इक्विटी मतलब शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स। सो एनी डेट इक्विटी ऑफ लेस देन 1 इज गुड, ओके। सो 1:1 अगर है तो फाइन है, उससे ज्यादा होगा तो प्रॉब्लम है ना। बोरिंग शुड नॉट इंक्रीज द शेयर होल्डर्स फंड्स। सो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, सो 267 is the debt and equity is what 527 plus 69, so about 590। so अगर आप देखेंगे डेट इक्विटी रेशियो लेस देन 1 है, इक्विटी ज्यादा है। अब ये हर साल में ऐसा ही है। अगर लास्ट ईयर आप देखेंगे तो बोरिंग्स इंक्रीज हुई है, एज कंपेयर टू 67 से बढ़कर ये 634 करोड़ हुई है, लेकिन साथ में इक्विटी भी इंक्रीज हुआ है। सो डेट इज 634 डिवाइडेड बाय इक्विटी इज 3200 प्लस 97, सो इट इज अबाउट 3400। So debt equity ratio is less than 1, so this is a good sign actually. Now other liabilities basically represent your current liabilities। अगर आप current liability देखेंगे तो कंपनी का दर साल current liabilities increase हो रहे हैं, and it is very valid that क्योंकि कंपनी ग्रो हो रही है, कंपनी का सेल्स इंक्रीज हो रहा है, तो साथ में उनके अदर liabilities भी, जैसे current liabilities भी इंक्रीज होंगे, लाइक क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल वगैरह। So if you see it has continuously increased, but that is fine, क्योंकि करंट लायबिलिटीज बिजनेस ग्रो करेगा तो बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, साथ में करंट एसेट्स भी बढ़ेंगे। सो इफ यू कैन सी द अदर एसेट्स, दैट इज करंट एसेट्स, सो दे आर आल्सो ऑन अ राइज। 657 से बढ़कर अभी 3411 है, ज्यादा है लेकिन दैट इज फाइन। नाउ अगर मैं फिक्स एसेट्स की बात करूं, सो कंपनी अगर एक प्रोग्रेसिव कंपनी होगी, बिजनेस अपना एक्सपैंड कर रही है, तो उनके फिक्स एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी। वो साल दर साल वो कुछ फिक्स एसेट्स परचेज करेंगे ताकि वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज बढ़ा सकें, ऑफिस स्पेस बढ़ा सकें। सो इफ यू कैन सी द fixed assets has risen continuously from 429, then 434, 509, 599. As of now, it is for the last 3 years, it is 1583 crores, then 1916, then 2044 crores. So fixed assets काफी acquire किए गए, that is a good sign. नाउ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस रिप्रेजेंट करता है ऐसे एसेट्स जो एक्वायर किए लेकिन कैपिटलाइज नहीं किए। जब वो कैपिटलाइज हो जाएंगे तो वो फिक्स एसेट्स का पार्ट हो जाएंगे, राइट। सो दीज आर परचेज बट दे आर एज ऑफ नाउ नॉट पुट टू यूज, इस पर डेप्रिसिएशन भी नहीं लगता है। सो ये धीरे धीरे इसका मूवमेंट, नए एसेट परचेज करोगे वो सिविप बन जाता है, बाद में वो कैपिटलाइज हो जाता है, सो दैट इज फाइन। नाउ इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि कंपनी ने जो है दूसरी कंपनी के शेयर्स में, डिबेंचर्स में, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है ताकि वो कुछ इनडायरेक्ट इनकम अदर देन ऑपरेटिंग इनकम कमा सके। सो जो भी इनके सरप्लस फंड्स है उसे उन्होंने इन्वेस्ट किया है, सो दैट इज फाइन। नाउ अदर एसेट्स में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। सो इफ यू सी ओवरऑल कंपनी का सेल्स इंक्रीज हो रहा है, डेट इक्विटी रेशियो मतलब लेस देन 1 है, राइट। फिक्स एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, so these are a good signs basically।
राइट। अब नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। सो वी विल डिस्कस द कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। सो अगर आप किसी भी कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट देखेंगे तो उसमें बेसिकली तीन चीजें होती हैं। फर्स्ट इज ऑपरेटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, देन सेकंड इज कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एंड लास्ट इज कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं आपको बता दूं, तीन में से सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी बताता है बेसिकली कि आपका जो कैश इनफ्लो और आउटफ्लो हुआ है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना हुआ है। याद रखिएगा, इफ देर इज अ पॉजिटिव कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मतलब इनफ्लो हुआ है, दैट इज अ गुड साइन। प्लस पॉजिटिव है और प्लस इट इज इन अ ग्रोथ ट्रेजेक्टरी, मतलब धीरे धीरे ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश इनफ्लो बढ़ता जा रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। जो कंपनी का मेन बिजनेस है पेंट्स का, उससे उनका जो प्रॉफिट है, वो उनका जो कैश है वो इंक्रीज हो रहा है। सो इफ यू कैन सी, दिस इज अ वेरी पॉजिटिव साइन कि इनका कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इन पॉजिटिव, एंड दैट टू increase on an increasing trend. So 181 crores, then 126 crores, इनिशियली थोड़ा डाउन हुआ, ठीक है, ये थोड़ा डाउन हुआ, बट देन इट टुक अप। सो 310 crores, 414, 595, then a bit low, right? Then 611 crores, 725 crores, and as of now, in the last financials, it was highest 796 crores. So company is making a good cash inflow from operating activities. अच्छा, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का बेसिकली मतलब होता है कि आपने जो फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट को परचेज करने में जो पैसा लगाया है। सो कैश जो कोई भी अगर ग्रोइंग कंपनी होगी, उसका जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नेगेटिव में होगा, क्योंकि जब भी आप फिक्स एसेट्स परचेज करोगे तो आपका पैसा जाएगा। सो यहाँ पर भी वैसे ही हो रहा है कंपनी का, एंड दैट इज परफेक्टली फाइन अगर नेगेटिव में है तो, क्योंकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब ये है कि आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो नए फिक्स एसेट्स परचेज करने में। सरप्लस फंड्स है तो उसको आप दूसरी कंपनी के शेयर्स, डिबेंचर्स वगैरह परचेज करने के लिए पैसा लगा रहे हैं। सो यहाँ पर पैसा आपका जा रहा है, सो दैट इज परफेक्टली फाइन। ओके, सो नेगेटिव इज परफेक्टली फाइन। देन कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी शोज कि आप अगर ये पॉजिटिव है, इसका मतलब है आपने लोन लिया है, आपने नए शेयर्स इशू किए हैं। और अगर ये नेगेटिव है, इसका मतलब है कि आपने प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर दिया है, या फिर लोन डिबेंचर्स को रिडीम कर दिया है, लोन पे ऑफ कर दिया है। सो अगर आप देखेंगे तो ये मिक्स है। ये पॉजिटिव साइंस शो करता है कि आपने शेयर्स इशू किए हैं, लोन लिया है। देन नेगेटिव साइंस शो करता है कि बेसिकली आपने वो लोन चुका दिया है। सो इफ यू सी फॉर द लास्ट 4 years, कंपनी जो है अपना जो डेट है, उधार है, वो चुकाने की स्प्री में है। सो दे आर रिड्यूसिंग देयर डेट्स, राइट? सो दैट इज अ गुड साइन, कंपनी डेट फ्री होना चाहती है। So overall cash flow statement shows a very positive figure for Berger Paints. अगर मैं कुछ स्पेसिफिक रेशियोज की बात करूं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेटर्स डेज की बात करें, सो डेटर्स डेज शो करता है कि आपने जो क्रेडिट सेल्स किया है और जो आपके डेटर्स बन गए हैं, उनसे आपको पैसा कितनी जल्दी मिल रहा है। सो इफ यू कैन सी, इनका डेटर्स डेज का रेशियो नॉर्मली जो है 40s में चल रहा है, 40 डेज के, 40 to 50 डेज के बीच में चल रहा है। बट इन मार्च 21 इट हैज स्पेसिफिकली इंक्रीज फ्रॉम 40 days to 55 days. So this is not a good sign. It shows कि कंपनी का पैसा डेटर्स में फंसा हुआ है, वर्किंग कैपिटल ब्लॉक्ड है। But at the same time, we have to see the overall business scenario also. If you can see, financial year 2021 जो है कोविड इम्पैक्टेड था, तो ओवरऑल ऐसा हो सकता है कि पूरे मार्केट में क्रेडिट पीरियड ज्यादा हो, है ना? सो debtors days are increasing, but it may be due to very specific or very obvious business reasons. Now if we say inventory days, so यहाँ पर भी बिल्कुल debtors days की तरह ही होता है कि जितना कम है उतना अच्छा है। इन्वेंट्री डेज का मतलब है कि आपने जो पैसा इन्वेंट्री में लगाया है, इन्वेंट्री में ब्लॉक किया है, वो कितना जल्दी आप रियलाइज कर लेते हो फिनिश गुड्स को सेल करने के बाद। सो देयर इज बेसिकली अ बिजनेस साइकिल। सो यू परचेज गुड्स, रॉ मटेरियल, उसको फिर प्रोसेस में लाते हो तो वो बन जाता है वर्क इन प्रोग्रेस, एंड फाइनली वो फिनिश गुड्स बनता है, एंड देन दैट फिनिश गुड्स इज सोल्ड एंड बिकम्स डेटर्स। सो हम बात कर रहे हैं कि रॉ मटेरियल खरीदा और उसको सेल कर दिया, उसमें कितना पीरियड लगा। सो लगभग 100 दिन के ऊपर सब लग रहा था, हमेशा लगा है। 116, 123 डेज, लास्ट में देखेंगे लास्ट 2 years में तो 138 डेज, 142 डेज, लेकिन अगेन ये जंप हो रहा है 174 डेज। दिस इज अगेन नॉट अ गुड साइन, क्योंकि यहाँ पर हो क्या रहा है कि कंपनी का पैसा इन्वेंट्री में फंसा हुआ है, इन्वेंट्री में पैसा ब्लॉक्ड है, वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो रहा है।
So this is not a good sign actually. But again, just like debtors days, this can be a very obvious reason कि कोविड के कारण कंपनी का जो इन्वेंट्री है वो एज इट इज 31 मार्च को फंसा हुआ है. नाउ अगर मैं डेज पेबल की बात करूं, मतलब कि मैंने जो परचेज किया है गुड्स, उसको मैंने कितनी जल्दी पेमेंट किया, राइट. सो आइडियली ऐसा होना चाहिए कि मैं जितना लेट पेमेंट करूं उतना अच्छा होगा, राइट. सो डेज पेबल के बारे में याद रखिएगा, जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है, राइट. डेटर्स डेज जितना कम है उतना अच्छा है, बट डेज पेबल जितना ज्यादा है उतना अच्छा है. बट इफ नाउ दैट इज व्हाट इट इज हैपनिंग. आप देखिए ओवरऑल 40 से 50 डेज के बीच में डेज पेबल होते हैं इस कंपनी के, बीच में 60 डेज भी हुआ, बट नाउ मार्च 21 में ये अचानक से 90 डेज हो गया, राइट. सो ओवरऑल हम कह सकते हैं भाई डेटर्स डेज भी इंक्रीज हुए, क्रेडिटर्स डेज भी इंक्रीज हुए. सो दिस इज ओवरऑल कंपनी का जो व्हाट वी से ओवरऑल जो कंपनी का जो या इंडस्ट्री का जो ये पूरा ये रेशियो चेंज हुआ होगा, राइट. डेट पीरियड इंक्रीज हुआ होगा ओवरऑल, हमें डेट देना भी ज्यादा पड़ा, सामने हमने डेट लिया भी ज्यादा. दिस इज व्हाट इट मीन्स. नाउ फाइनली कैश कन्वर्जन साइकिल कैसे निकालेंगे, तो आप डेटर्स डेज प्लस इन्वेंट्री डेज माइनस डेज पेबल कर लीजिए. सो 55 प्लस 174 माइनस 90 इज 138 डेज. सो हम कह रहे हैं कि ये जो पूरे कन्वर्जन साइकिल में रॉ मटेरियल खरीदा, देन उसको वर्क इन प्रोग्रेस में कन्वर्ट किया, द वर्क इन प्रोग्रेस से फिनिश गुड्स बना, फिनिश गुड्स को सेल किया उधार में तो वो डेटर्स बने, एंड डेटर्स से फिर हमको पैसा रियलाइज हुआ, तो लगभग ये 138 डेज लग जाता है. ये जितना कम पीरियड हो उतना अच्छा है. So if you see, it is about 115 days, 100 to 115 days, 120 days, but it has risen to 138 days in the line with increase in debtors and increase in inventory. So overall, March 21 में ये अच्छा नहीं दिख रहा है as of now. The days are increasing, but this may be, as I told you, it can be there may be a specific business reason for the same. नाउ जब भी आप किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करने जाते हैं तो याद रखिए आपको शेयर होल्डर पैटर्न हमेशा देखना चाहिए, राइट. सो अगर आप देखें इस कंपनी के जो शेयर्स हैं, इस 75% शेयर्स जो है ये प्रमोटर्स के पास है. याद रखिए दिस इज अ वेरी गुड साइन कि 3/4 कंपनी के जो शेयर्स हैं वो प्रमोटर के पास ही है. सो व्हाट डज इट मीन बेसिकली, इट मीन्स दैट जो कंपनी चला रहे हैं, जो कंपनी को सबसे अपने बिजनेस को सबसे अच्छे तरीके से जानते हैं, उन्होंने वो शेयर्स होल्ड करके रखे हुए हैं. सो दैट इज अ वेरी गुड साइन फॉर पब्लिक. सो एज ऑफ नाउ इफ आई वांट टू इन्वेस्ट, आई डू नॉट नो मच अबाउट डे टू डे एक्टिविटी ऑफ द कंपनी, है ना. वो कौन जानता है, वो कंपनी के एम्प्लॉइज, कंपनी के प्रमोटर्स जानते हैं. सो अगर प्रमोटर्स ने इन्वेस्ट किया हुआ है और अपना होल्डिंग कम नहीं की है, तो दैट इज अ वेरी गुड साइन. अगर ये कम हो रहा है ना, तो फिर हम कह सकते हैं कि भाई कंपनी जो है अपने बिजनेस से बाहर जा रही है, वो चाहती है इस बिजनेस से आउट होना. लेकिन इन दिस केस इट इज नॉट सो. ये लगभग 74.99 75%, अभी 74.98% है. सो लगभग 75% इनके पास शेयर्स है. Then come to institutional buyers. So there is FIIs, that is foreign institutional buyers, and domestic institutional buyers. So ये लोग जब इन्वेस्ट करते हैं इंस्टीट्यूशनल बायर्स में, तो दे मेक अ वेरी डीप रिसर्च. किसी भी कंपनी में बहुत रिसर्च करने के बाद ही इन्वेस्ट करते हैं, और वो देखते हैं कि भाई कंपनी अच्छा करेगी फ्यूचर में, तभी वो उस कंपनी के इन्वेस्टमेंट उस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे. नाउ इफ यू सी, अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो कंपनी का सितंबर 18 में 9 + 5 मतलब 14.4% का शेयर होल्डिंग है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का, फॉरेन प्लस डोमेस्टिक. ये लगभग हर साल उतना ही रहा है, और ये थोड़ा सा बढ़ गया है जून 21 में. सो इट हैज बिकम 15.32%, राइट. सो 14 से 15% इन्वेस्टमेंट रहा है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल बायर्स का. सो दिस इज अ वेरी गुड साइन. सो 75% प्लस 15%, 90% शेयर्स तो किसके पास हैं, ऐसे लोगों के पास है जिन्होंने जो अपने बिजनेस को अच्छे से जानते हैं, या फिर ऐसे इन्वेस्टर्स के पास है जो बेसिकली बहुत रिसर्च करने के बाद उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है. सो नाउ द रिमेनिंग 10% इज विद द पब्लिक. Okay, so it was 10.61%, थोड़ा कम हुआ, थोड़ा ज्यादा हुआ. As of now it is 9.69% on June 21. So fair enough. So this is a very good sign कि कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें सिर्फ 10% ही पब्लिक का है. So you can definitely go and purchase the shares. Now if I overall see, so I see that the company is doing good. Sales increase हो रहा है,
ठीक है, सेल्स इंक्रीज हो रहा है, फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी अच्छा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा है, नेट प्रॉफिट अच्छा है, लेकिन पी रेशियो इज अ कंसर्न। पी रेशियो नॉर्मली जो है 30 या उससे कम हो तो अच्छा माना जाता है, लेकिन हैविंग सेड दिस, बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज का भी पी रेशियो ज्यादा होता है। सो इफ यू सी एशियन पेंट्स, उसका भी पी रेशियो जो है वो 85 के लगभग है, राइट? सो 83.51 P ratio Asian Paints का. So I would say that I am quite bullish on this company. और so मैं जब भी investment करता हूँ तो I do investment for a long term period, that is minimum for 2 years. We are sitting today on 26th of August. So मैं ये expect कर रहा हूँ कि ये अगस्त 2023 तक जो करंट प्राइस है ये 784 है आज की डेट में, ये इंक्रीज होकर एटलीस्ट मिनिमम ये 4 डिजिट में जाएगा। सो इट शुड बी मोर देन 1000। सो दिस इज माय gut feeling which I feel like, and I am quite bullish about the company. So thank you so much for hearing till the end. और अगर आप अभी भी मेरे साथ बने हुए हैं तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, एंड प्लीज प्रेस द बेल बटन। थैंक यू सो मच।